Hello students, welcome to my new show e-learning commerce and management with डॉक्टर दिनेश भक्कर। ये आ गया मेरे YouTube चैनल का नाम डॉक्टर दिनेश भक्कर। तो जैसा कि आप जानते हैं, अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस एज पर द सिलेबस ऑफ KBC नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी जलगांव फॉर फर्स्ट ईयर BCom हमने एक नया टॉपिक शुरू किया है, जिसका आज हम 5वां प्रॉब्लम यहाँ पर एक्सेल की मदद से सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। ये आ गया आपका एक्सेल, जिस पर आपको दिखाई दे रहा है प्रॉब्लम नंबर 5। यदि आपने पहले के 4 प्रॉब्लम नहीं देखे होंगे और इससे पहले का इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का चैप्टर नहीं देखा होगा, तो मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो सारी लिंक्स मिल जाएंगी। आप पहले वो प्रॉब्लम्स देखिए, उसके बाद ये 5वां प्रॉब्लम कंटिन्यू कीजिएगा। तो मुझे लगता है आपने सारे प्रॉब्लम देख लिए होंगे। चलिए अब ये 5th प्रॉब्लम हम शुरू करेंगे। ये प्रॉब्लम हम स्टॉक एंड डेटर सिस्टम पर लेने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 4th लाइन में। आपको हम उसे भी पढ़ लेंगे, बट ये जान लें कि ये 2 सिस्टम होती है अकाउंटिंग मेथड की। ब्रांच अकाउंट किस तरह से मेंटेन होता है, डिपेंडेंट ब्रांच का अकाउंट हेड ऑफिस की बुक्स में 2 मेथड से बनाया जाता है। पहला डेटर सिस्टम, जहां पर ब्रांच को डेटर माना जाता है, और ब्रांच का एक सिंगल अकाउंट जिसे हम ब्रांच अकाउंट कहते हैं, अंडर डेटर सिस्टम बनाया जाता है। बट स्टॉक एंड डेटर सिस्टम थोड़ी सी अलग होती है। यहाँ पर ब्रांच से रिलेटेड सारे अकाउंट हम मेंटेन करते हैं, 1 बाय 1 सारे ट्रांजैक्शन हम उसमें रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। जो ट्रांजैक्शन एक्चुअल ब्रांच में होते हैं वो ट्रांजैक्शन भी हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। ब्रांच से रिलेटेड सारे लेजर हम इस सिस्टम में बनाते हैं। हमारी इसके पहले की जो सिस्टम थी डेटा सिस्टम, उसके 4 प्रॉब्लम ऑलरेडी मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर है, जिसका डिस्कशन हमने अभी कुछ देर पहले ही किया। तो अभी हम ये 5वां प्रॉब्लम नए मेथड से देखेंगे, और आगे का 6th प्रॉब्लम भी इसी मेथड से आएगा, और लास्ट में एक MCQ का वीडियो भी आने वाला है। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं, प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं। चूंकि ये प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा है, इसलिए एक ही स्क्रीन पर प्रॉब्लम और राइट हैंड साइड पर उसका आंसर नहीं आ सकता है। ओके, ये आप चीज जान ले। आंसर हम अलग शीट में बनाएंगे, तो उससे पहले ये क्वेश्चन आप कहीं अगर नोट डाउन कर सके, आप लिख कर ले सके, तो आपको आंसर बनाते समय थोड़ी सी आसानी होगी। और आप मेरे साथ में ये प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। रजिस्टर, पेन, पेंसिल, कैलकुलेटर लेकर आप धीरे धीरे ये प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। पहले ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। ओके, चलिए। हेड ऑफिस इन पुणे हैज अ ब्रांच एट सूरत टू विच गुड्स इनवाइस्ड एज कॉस्ट प्लस 20%। सूरत की ब्रांच है, उसको कॉस्ट प्लस 20% पर माल भेजा जा रहा है, इनवाइस प्राइस पर माल भेजा जा रहा है। बाकी एज यूजुअल है, ब्रांच रिमिट ऑल कैश डेली टू हेड ऑफिस, ऑल एक्सपेंसेस एट ब्रांच आर पेड बाय हेड ऑफिस। ये सारा रूटीन है हमारा। और प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स अंडर स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। ये नया है कि हमको ये जो लेजर बनाने हैं, जो प्रॉफिट और लॉस आइडेंटिफाई करना है, वो स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में आइडेंटिफाई करना है। क्या क्या ट्रांजैक्शन दिए गए हैं देखिए। ओपनिंग स्टॉक दिया गया है आपको, ओपनिंग डेटर दिया गया है, 2 चीजें ओपनिंग दी गई है। ब्रांच को माल आपने भेजा इनवाइस प्राइस पर, उसकी रकम दी गई है। टोटल सेल आपको यहाँ पर दिया गया है, कैश सेल है उसी के नीचे। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स दिए गए हैं। गुड्स रिटर्न टू HO एट इनवाइस प्राइस, HO को माल वापस भेजा है ब्रांच ने, उसकी भी डिटेल है। सैलरी और रेंट का जो खर्चा है HO यहाँ पर करता है ब्रांच के लिए, उसकी फिगर्स दिए हुए हैं। और ब्रांच के जो डेटर्स है उनको हमने क्या डिस्काउंट दिया ब्रांच ने, बैड डेट्स क्या है। और एक इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर में लॉस का भी एक ट्रांजेक्शन यहाँ पर बताया जा रहा है। जब हमने ब्रांच को माल भेजा, हम खुद को हेड ऑफिस समझते हैं, क्योंकि हेड ऑफिस की बुक्स में हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो जब हेड ऑफिस में जब हमने ब्रांच को माल भेजा, तब वहां ट्रांजिट में क्या हुआ, कुछ माल नुकसान हो गया, कुछ माल का लॉस हो गया, और उसकी रकम है 4500। अगर ये डेटर सिस्टम का प्रॉब्लम होता तो इस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि डेटर सिस्टम में क्या होता है, ऑटोमेटिकली स्टॉक अमाउंट में जो भी लॉस है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, उस वजह से स्टॉक अमाउंट कम आती है, और इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्योंकि डेटा सिस्टम में आपको पता है सिर्फ ब्रांच और HO से रिलेटेड ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं।
ओके। जबकि ये माल हमने भेजा था, ट्रांजिट में लॉस हुआ, तो ये प्योरली ब्रांच का लॉस है, बट हमारा भी लॉस है, बट एट द एंड ये डेटा सिस्टम में नहीं आता है। ओके, वो भी हम देखेंगे। इस प्रॉब्लम को हम दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए, तो आंसर के लिए हमें एक बाजू में शीट बनाना पड़ेंगी। आपने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा। अब यहाँ पर इतने सारे कॉलम्स हैं। एक चीज आपको बता दूं, स्टॉक एंड डेटा सिस्टम में एक से ज्यादा लेजर अकाउंट बनाए जाते हैं। सबसे पहले आप ब्रांच का स्टॉक अकाउंट बनाएंगे। ब्रांच स्टॉक, जो भी आप माल ब्रांच को भेज रहे हैं, ब्रांच से आपको वापस आ रहा है, ब्रांच के डेटर अकाउंट आपको बनाने हैं। ब्रांच से रिलेटेड जो भी आप खर्चा उनको भेज रहे हैं, जो अमाउंट उनको भेज रहे हैं, उससे रिलेटेड एक एक्सपेंसेस होता है ब्रांच का, वो एक अकाउंट बनाना है। क्योंकि ये इनवॉइस प्राइस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट आता है। क्योंकि आपने जब भी माल भेजा है, एक एडजस्टमेंट के साथ माल भेजा है, कॉस्ट प्लस 20% लगा के माल भेजा है, तो स्टॉक रिजर्व से रिलेटेड एंट्री यहाँ आती है। और लास्ट में ब्रांच का P&L अकाउंट बनेगा। मतलब हर ब्रांच, आपके हेड ऑफिस में जितनी ब्रांचेस है, उतनी ब्रांचेस से रिलेटेड ये सारे लेजर अकाउंट्स आपको बनाने होंगे। चलिए, तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। टू बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी ले लेंगे, ओपनिंग स्टॉक है। अब बैलेंस आपको पहले ही कहा, मैंने नोट डाउन करके रख लीजिए। चलिए, हम फिर से आ जाते हैं क्वेश्चन पर। थोड़ा सा आपको ये जिगजैग लगेगा इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर इस प्रॉब्लम में, क्योंकि एक ही स्क्रीन पर हमारे पास सारी अवेलेबल नहीं हो पा रही है। सारी चीजें, क्वेश्चन और आंसर एक ही स्क्रीन पर नहीं बैठ रहा है। ओके, तो 39,300 रुपीज यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए, 39,300 रुपीज हम ऊपर ले लेंगे उसको, यहाँ पर 39,300। ओके, 39,300। अब जबकि ये 20% इसमें आपका स्टॉक रिजर्व मिला हुआ है, तो स्टॉक रिजर्व की एंट्री करना है अपोजिट साइड में, और वो कहाँ होती है? बाय स्टॉक रिजर्व एडजस्टमेंट अकाउंट में होती है। ओके, स्टॉक रिजर्व इनटू ब्रैकेट ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग लिख दीजिए, स्टॉक लिख दीजिए। आपको समझ में आना चाहिए, बस अल्टीमेट इतना ही है कि वो स्टॉक रिजर्व किसका है। 39,300 मैंने फॉर्मूला पहले ही प्रॉब्लम में आपको बनाकर बता दिया है कि मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे, डिवाइडेड बाय 120 करेंगे, क्योंकि कॉस्ट प्लस कुछ तो भी परसेंटेज है। ओके, तो 100 में हम उस परसेंटेज को जोड़ेंगे, जो भी फिगर आएगा हम उससे डिवाइड करेंगे और पहले उस फिगर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इंटू 20 डिवाइडेड बाय 120, ये आ गई हमारी स्टॉक रिजर्व की प्राइस। ओके, इसी तरह से हम डेटर का बैलेंस वहां पर दिया गया है। अब डेटर का बैलेंस ऊपर आएगा क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि डेटर का हमने सेपरेट लेजर यहाँ बनाया है और वो बनाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आप सेकेंड मेथड से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर एक चीज आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डेटर का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया गया है। अगर डेटर का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया होता है तो हम क्या करते हैं? वर्किंग नोट करते हैं, और वहां पर वर्किंग नोट से हम डेटर का क्लोजिंग बैलेंस आइडेंटिफाई करते हैं। बट इस मेथड में आपको कोई वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हर चीज के एक अलग अलग लेजर्स ऑलरेडी बना रहे हैं। ओके, ये चीज आप जान लें। सिंपल जो डेटा सिस्टम होती है, आपको कुछ वर्किंग नोट वहां करने होते हैं, बट यहाँ बहुत कम वर्किंग नोट आप करेंगे। अदरवाइज सारे इंफॉर्मेशन के लिए लेजर आपको ऑलरेडी बनाने हैं। चलिए, 15,200 और उसके नीचे का फिगर आपको याद रहेगा, 2,42,700, 2,42,700 किस चीज का फिगर है? गुड्स सेंड टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस। ओके, 15,200 हम पहले ले लेंगे डेटर का ओपनिंग बैलेंस, और अभी गुड्स सेंड टू ब्रांच, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच 242,700। ओके, ये फिगर था वहां पर। अब इसका स्टॉक रिजर्व निकालना है। इसका स्टॉक रिजर्व निकालना है, तो ये जो आपने गुड्स भेजा है, इस साल भेजा है, ड्यूरिंग द ईयर भेजा है, तो इसका जो भी स्टॉक रिजर्व होगा वो उसी अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, उसी अकाउंट को क्रेडिट होगा। ओके, तो वो अकाउंट भी आप यहाँ पर एक एक्स्ट्रा अकाउंट बना सकते हैं, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। बट एज सच इतने सारे अकाउंट्स होने के बाद उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, और उसको कोई मार्क्स भी ज़्यादा नहीं होते। मेजर जो मार्क्स होते हैं आपका, समझ लो 12 मार्क्स का प्रॉब्लम है, कहीं किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में 20 मार्क्स के लिए इस तरह से प्रॉब्लम आते हैं, तो वहाँ पर गुड्स सेंड टू ब्रांच को नॉमिनल मार्क्स होते हैं, बाकी जो ज़्यादा मार्क्स होते हैं इन सभी लेजर्स को डिवाइड कर दिए जाते हैं। तो हम इसका स्टॉक रिजर्व निकालेंगे, उसी अकाउंट को क्रेडिट करना है हमको, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट को वहां पर डेबिट होगा। ओके, और किस अकाउंट को क्रेडिट करना है हमको? ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को। ओके, इस तरह से
तो 242,700 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 120, ये आ गया हमारा 40,450 रुपीज का स्टॉक रिजर्व। ओके, इसी तरह से हम आगे की 1 बाय 1 सारी एंट्री देखेंगे। अब मैंने पहले ही कहा था कि टोटल सेल की एंट्री आप डायरेक्टली स्टॉक अकाउंट में ले सकते हैं, बट हम बाइफरकेट करके अगर लिए तो थोड़ा सा इजी होगा हमको। हम क्रेडिट सेल का फिगर यहाँ निकाल लेते हैं, थोड़ा हमें भी आसानी होगी। क्रेडिट सेल का फिगर हम निकालेंगे। देखिए रफ में आप निकाल के रखिए। क्रेडिट सेल किस तरह से निकालना है, टोटल सेल में से आपको कैश सेल माइनस करना है। टोटल सेल है 2,31,600 और कैश सेल वहां पर दिया गया है 45,560, वो माइनस कर देंगे तो ये आपका क्रेडिट सेल आ गया। ओके, 1,86,040। तो पहले तो आप टोटल सेल की एंट्री डायरेक्टली ले सकते हैं, बट किस लेजर को आपको क्रेडिट करना है वहां उस लेजर का नाम लिखना पड़ता है, वो आपका मिस हो जाता है, इसलिए हम अलग अलग लेंगे। बाय बैंक इंटू ब्रैकेट कैश सेल्स। देखिए जब भी कैश सेल्स ब्रांच ने किया है आपका, तो वो पैसे आपको मिले हैं आपके बैंक अकाउंट में मिले हैं, इसलिए हम बैंक अकाउंट को यहाँ पर डेबिट करते हैं और ब्रांच स्टॉक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो जो अकाउंट डेबिट हुआ यानी बैंक अकाउंट डेबिट हुआ तो बैंक में पैसे आए, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, तो इसलिए यहाँ पर बाय बैंक लिखा है मैंने। ओके, अमाउंट हमने पहले ही आइडेंटिफाई कर ली थी यहाँ पर 45,560 रुपए। ओके, 45,560 रुपए की अमाउंट आ गई। इसी तरह से हमको यहाँ पर क्रेडिट सेल का भी फिगर लिख लेना है। अब क्रेडिट सेल कहाँ जाता है मुझे बताइए, ब्रांच डेटर के अकाउंट में डेबिट होता है। तो ब्रांच डेप्टर्स यहाँ लिखिए और इंटू ब्रैकेट सेल्स करिए। अब मुझे बताइए टोटल सेल लेने की जरूरत है क्या? नहीं, दो अकाउंट आपने अलग अलग मेंशन कर ही दिए। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, टू ब्रांच स्टॉक। ब्रांच स्टॉक से ये फिगर आ रहा है ना, इस तरह से, मतलब ये कौन सा फिगर है, क्रेडिट सेल का फिगर है। तो क्रेडिट सेल का फिगर अभी हमने कुछ देर पहले आइडेंटिफाई किया 1,86,040 रुपीज, वो यहाँ लिख दीजिए और उसका सेकेंड इफेक्ट भी आपको करना है। ओके, 1,46,40। अब एक चीज ध्यान रखिए, क्रेडिट सेल की एंट्री स्टॉक अकाउंट में यहाँ हमने ली है, बट जो पहली मेथड होती है उसमें क्रेडिट सेल की एंट्री नहीं आती है। उसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स का फिगर यहाँ पर क्रेडिट साइड में ले लेते हैं। ओके, बट मेथड अलग है इसलिए सारा कुछ अलग यहाँ हो रहा है। ओके, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से पैसे मिले 1,92,700, इसकी एंट्री कीजिए आप। डेटर अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है और कैश आपको मिल रही है यानी आपके बैंक में पैसे जा रहे हैं, तो बैंक अकाउंट को आपको डेबिट करना है। ओके, टू बाय बैंक। अमाउंट आपने पढ़ ली थी 1,92,700। आ गई ये भी एंट्री हमारी। इस तरह से 1 बाय 1 हम सारी एंट्री ले रहे हैं। आप ये एंट्री पढ़ लीजिए और नीचे की दोनों एंट्री पढ़ लीजिए, उसके बाद हम सारे ट्रांजैक्शन करेंगे। देखिए, गुड्स रिटर्न टू HO एट इनवॉइस प्राइस। हेड ऑफिस को माल आपने भेजा है 2,400 का, और उसके बाद क्या है, सैलरी है और रेंट है। 18,500 सैलरी है, 6,000 का रेंट है। ओके, चला याद रहेगा, ये 2,400 रुपीज का हमने माल रिटर्न किया है इनवॉइस प्राइस पर। माल रिटर्न किया, एंट्री यहीं पर आएगी स्टॉक अकाउंट में, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच अकाउंट। ओके, 2,400 रुपए। तो इसमें भी क्या है, आपका स्टॉक रिजर्व मिला हुआ है, तो फिर से वही अकाउंट आएगा, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, सेंड टू ब्रांच अकाउंट। ये स्टॉक रिजर्व की एंट्री हो रही है किस अकाउंट में, एडजस्टमेंट अकाउंट में। तो वहां क्रेडिट लिख किया आपने, तो अब उसका स्टॉक रिजर्व निकालिए, लेकिन आपको नाम लिखना है टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। 2,400 रुपए मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 120, तो ये आ गया 400 रुपए आपका। ओके, इस तरह से हमने इसका भी स्टॉक रिजर्व निकाल लिया। दो चीजें आपने यहाँ पढ़ी थी, टू बैंक एक्सपेंसेस है आपका, उसको हम सैलरीज कहेंगे, और उसके नीचे टू रेंट, उसको हम टू बैंक, उसको हम रेंट कहेंगे। ओके, रेंट कहेंगे। 18,500 और 6,000, आई थिंक एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, ये दोनों हमने कहाँ डेबिट किए, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट किए, 18,500 और 6,000। इस तरह से वो दोनों एंट्री आ गई हमारी। अब डिस्काउंट टू डेटर्स, डेटर को आपने डिस्काउंट दिया है 640 रुपए का, बैड डेट्स आपके है 1,200 रुपए के, तो 640 और 1,200 का आप डेटर को डिस्काउंट और बैड डेट्स की एंट्री कर लीजिए। ओके, बाय ब्रांच एक्सपेंसेस, ये ब्रांच का एक्सपेंसेस है। ओके, डिस्काउंट 640
और बाय बैड डेब्ट्स 1200 रुपए। एक बार अमाउंट चेक कर लेंगे हम, 640 और 1200, ठीक है। और लॉस की एंट्री है 4500 की, लास्ट वाली। और आप एक चीज नोट कीजिए, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस नहीं दिया गया है। जनरली स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में क्लोजिंग स्टॉक आपको आइडेंटिफाई करना होता है, क्योंकि आपने ब्रांच का स्टॉक अकाउंट अलग से बनाया है, इसलिए वो चीज यहाँ पर नहीं दी जाती। बाकी ये प्रॉब्लम पूरा की पूरा आप डेटा सिस्टम से भी सॉल्व कर सकते हैं, प्रोवाइडेड सिर्फ यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस दिया होना चाहिए, क्योंकि स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस हम आइडेंटिफाई मंथ से नहीं कर सकते विदाउट दिस मेथड। ओके, स्टॉक एंड डेटा सिस्टम से हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे, लेकिन यही प्रॉब्लम यदि आपको डेटा सिस्टम से सॉल्व करना है तो वहां पर आपको क्लोजिंग स्टॉक का फिगर अवेलेबल होना चाहिए। ओके, तो हम क्लोजिंग स्टॉक का फिगर यहां निकाल लेंगे। उसके बाद अब इसके सेकेंड इफेक्ट कर लीजिए, इसका बाय ब्रांच एक्सपेंसेस करेंगे, इसको बैड डेट्स कर देंगे, हमने बैड डेट्स लिखा था, अब इसको ब्रांच एक्सपेंसेस थोड़ा सा ठीक से कर लेंगे। ओके, यहां पर आएंगे हम, उसका सेकेंड इफेक्ट बाय ब्रांच डेब्टर्स, और दोनों फिगर्स को आप साथ में जोड़कर भी यहाँ पर डेबिट में एंट्री कर सकते हैं, 640 और 1200। ओके, क्योंकि ये ब्रांच का खर्चा है, हमारा ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट में डेबिट होगा, और किसके लिए हमने डेटर को ये बेनिफिट दिया है, तो डेटर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे हम। ओके, एक ही लास्ट चीज हमारी रहेगी लॉस इन ट्रांजिट, और 4500 का लॉस है, आप एक बार चेक कर लीजिए, ट्रांजिट में लॉस हुआ है हमारा 4500 का। ओके, तो यहां पर क्या होता है, जो ओरिजिनल लॉस है वो आपका P&L अकाउंट को जाएगा, ब्रांच P&L, और उसमें जो भी कुछ आपका स्टॉक रिजर्व होगा वो आपका ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को जाएगा। इस तरह से एंट्री होती है। एंट्री क्या होती है, ब्रांच P&L अकाउंट डेबिट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ब्रांच स्टॉक अकाउंट में वो चीजें क्रेडिट होती है। तो कितनी अमाउंट क्रेडिट होगी, देखिए पहले तो हम एडजस्टमेंट का फिगर निकाल लेंगे, 4500 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 120। जो स्टॉक रिजर्व है वो निकाल ली। अब हमारा लॉस कितने का था, 4500 का, और उसमें 750 स्टॉक रिजर्व किया। मतलब बताने का ये मतलब है, यहाँ पर ओरिजिनल लॉस आपका 3750 का हुआ, क्योंकि इस पर आपने 20% जोड़कर भेजा था, तो आपका ओरिजिनल माल जो ट्रांजिट में लॉस हुआ वो 3750 का था, वो डायरेक्टली P&L पर जाएगा। ओके, उसको हम लिखेंगे टू ब्रांच स्टॉक इंटू ब्रैकेट लॉस। ओके, 3750 यहां पर लिखेंगे हम टू ब्रांच स्टॉक इंटू ब्रैकेट लोडिंग। लोडिंग कहते हैं उसको, स्टॉक रिजर्व को कभी कभी लोडिंग भी कहते हैं, 750 रुपीज का। ये एक एंट्री हो गई हमारी। अब हमको क्लोजिंग स्टॉक आइडेंटिफाई करना है, और आप ये ध्यान दीजिए क्लोजिंग स्टॉक भी इनवॉइस प्राइस पर ही आता है, क्योंकि देखिए ये इनवॉइस प्राइस पर था, ये भी इनवॉइस प्राइस पर था, जो आपने माल रिटर्न भेजा वो भी इनवॉइस प्राइस पर था, जो आपका लॉस हुआ देखिए वो भी इनवॉइस प्राइस पर है, 2 टुकड़ों में आया है फिर भी इनवॉइस प्राइस पर है। तो जो भी क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर बचेगा वो इनवॉइस प्राइस पर ही आने वाला है। बाय बैलेंस CD, ये आ गया आपका क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ आपको निकालना है 2,82,000 की एंट्री आ रही है डेबिट साइड की, उसमें से आप क्रेडिट साइड माइनस करेंगे, 2,38,500 माइनस करने के बाद 43,500 बचता है। अब इसका स्टॉक रिजर्व निकाल लीजिए। ओके, स्टॉक रिजर्व कौन से साइड में आएगा, डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि वहां पर हमने क्रेडिट साइड में बैलेंस लिखा है। तो लिखिए, यहाँ टू गुड्स एंड टू ब्रांच हम नहीं लिख सकते, टू स्टॉक रिजर्व लिख देंगे, सिंपल है, और उसको हम क्लोजिंग स्टॉक ब्रैकेट में बोल देंगे, हमको समझ में आए। 43,500 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 120, तो इसका स्टॉक रिजर्व निकाल लिया 7,250 का। इस तरह से हमारा पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। देखिए ये अकाउंट ऑटोमेटिक क्लोज हो गया स्टॉक का। अब आप डेटर का अकाउंट ऑटोमेटिक क्लोज कर लीजिए। देखिए डेटर में कितना डेटर का बैलेंस बचता है, 2,01,240। उसमें से क्रेडिट साइड की मेरे पास तो डायरेक्ट टोटल दिखाई दे रही है, आपको कैलकुलेटर से टोटल कर हर एक अकाउंट बंद करते हुए चलना है। 6,700 का डेटर का बैलेंस आ गया। ओके, यहाँ पर आप इसको क्या कीजिए, जो भी कुछ है वो P&L में ट्रांसफर कर दीजिए बाय ब्रांच P&L। जो भी खर्चा हमारा बचता है एट द एंड हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, P&L को। कितना ट्रांसफर करना है, जो डेबिट की टोटल है, डेबिट की टोटल हमको दिखाई दे रही है 26,340।
अब यहाँ आ जाइए, ब्रांच P&L में मेंशन कर दीजिए टू ब्रांच एक्सपेंसेस, ओके, 26,340। तो ये 3 अकाउंट तो हमारे क्लोज हो गए। अब यही अकाउंट बचता है, इस अकाउंट में हमको प्रॉफिट दिखेगा क्योंकि हमने जो भी प्रॉफिट लगाकर ब्रांच को भेजा था, ओके, और उन्होंने जितना माल बेचा, जो बच गया वो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट यहाँ पर बचता है। ओपनिंग क्लोजिंग सबका स्टॉक रिजर्व हमने कैलकुलेट कर लिया, परचेस जो भी ब्रांच को हमने भेजा था माल उसका भी कर लिया, रिटर्न आया उसका भी कर लिया। अब जो भी यहाँ बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस बोलेंगे। डेबिट साइड में आया तो ग्रॉस प्रॉफिट है 47,000, इसमें से 8,400 हम माइनस करेंगे तो 38,600 ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। P&L में ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट साइड पर आता है, आपको पता है, लिखिए 38,600। और अब हमारे पास जो आएगा वो नेट प्रॉफिट आएगा, टू नेट प्रॉफिट। हम इसको जनरल P&L को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल P&L, क्योंकि ये तो ब्रांच P&L है, हम जनरल P&L को ट्रांसफर करेंगे, ओके। 38,600 में से माइनस होंगे 30,090 रुपए, तो 8,510 रुपए का आपका नेट प्रॉफिट यहाँ पर बनता है इस ब्रांच का। तो इस तरह से हमने ये सारे ट्रांजैक्शन यहाँ पर पढ़े 1 बाय 1 और उसकी रिकॉर्डिंग करते हुए ब्रांच स्टॉक एंड डेटर सिस्टम से ये प्रॉब्लम सॉल्व किया। यहाँ पर 1-2 अकाउंट और बनते हैं, जैसा ब्रांच पीटी कैश अकाउंट बनती है, इस प्रॉब्लम में ब्रांच पीटी कैश दिया नहीं है आपको। तो इस तरह से 1-2 चीजें अगर एक्स्ट्रा मिल, ब्रांच जैसा फर्नीचर हो गया, फर्नीचर का भी अकाउंट आपको अलग बनाना पड़ेगा। तो ये सारे अकाउंट्स आपको अलग बनाने हैं और जो जो ब्रांच से रिलेटेड अकाउंट आपके ट्रांजैक्शन से रिफ्लेक्ट होते हैं वो आपको अलग बनाने हैं। इसी तरह से इसी प्रॉब्लम को मैंने डेटर सिस्टम से ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। 8,510 का प्रॉफिट आ रहा है, हमने हमारी मेथड से 6,700 यहाँ डेटर का बैलेंस आइडेंटिफाई किया, आपने वो बैलेंस ऑलरेडी यहाँ पर निकाला है, देखिए 6,700, ओके। तो डेटर से हमने आइडेंटिफाई किया। एक चीज आप नोट कीजिए, यहाँ पर ये जो लॉस की एंट्री थी वो नहीं आ रही है कहीं पर भी, ओके। ये स्टॉक हमने कहाँ से लिया, हमारे इस प्रॉब्लम का जो रिजल्ट स्टॉक आया था उससे हमने ये स्टॉक ले लिया, क्योंकि प्रॉब्लम में दिया नहीं गया है। मैंने पहले ही बताया आपको, इस प्रॉब्लम में डेटा सिस्टम के प्रॉब्लम में स्टॉक दिया जाना चाहिए नीचे, बट नीचे दिया नहीं गया था। तो हमने जो दूसरे मेथड से जो हमको बताया गया था, जिस मेथड से सॉल्व करने का, उस मेथड से सॉल्व किया, 43,500 का स्टॉक आया, उस पर हमने स्टॉक रिजर्व यहाँ पर लिया और देखिए आप इस मेथड से भी सॉल्व कर रिजल्ट वही आता है 8,510। तो इस तरह से मैंने ये यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व किया। लास्ट तक आप एक छोटे से एनिमेशन वीडियो के लिए इस वीडियो में बने रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अंत तक इस वीडियो को देखा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अलग अलग यूनिवर्सिटी, अलग अलग कॉलेजेस में जो फ्रेंड्स हैं जहाँ पर ब्रांच अकाउंट पढ़ाया जाता है, आप उनसे शेयर कीजिए। आपकी कोई क्यूरी हो तो मेरा ईमेल आईडी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप मुझे टेक्स्ट कीजिए। अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग चैप्टर्स के वीडियो के लिए मेरे इस चैनल को देखते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।